अस्सलाम वालेकुम। मैथ स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बेसिक इंट्रोडक्शन मैथ स्पेक्ट्रोस्कोपी का किया। आज जो चीज़ हमने करनी है यहाँ पे ये है आयन सोर्स और आयोनाइजेशन टेक्निक, या आयन सोर्स कह लो या आयोनाइजेशन टेक्निक्स कह लो, कि मैथ स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर कौन कौन सी आयोनाइजेशन टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अमूमन एग्जामिनर लॉन्ग क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स में से कोई एक टॉपिक उठा कर दे देता है कि इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयोनाइजेशन की एक्सप्लेनेशन कर दो, केमिकल आयोनाइजेशन की एक्सप्लेनेशन कर दो। तो ये वाला टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं आयन सोर्स की बात करूं, आप कौन सी आयोनाइजेशन टेक्निक किस मॉलिक्यूल के लिए यूज़ करते हैं, यह डिपेंड कर रहा होता है दो चीज़ों पे। सबसे पहली चीज़, नेचर ऑफ सैंपल पे आयन सोर्स कौन सा इस्तेमाल करना है। सही, पहले नंबर पे किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ सैंपल। सैंपल के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके पास किस तरह का सैंपल है। सही, इसके बाद सेकंड जो चीज़ है वो टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फ्रॉम एनालिसिस। टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए। टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, जिसकी ज़रूरत पड़ती है, रिक्वायर्ड फ्रॉम एनालिसिस। फ्रॉम एनालिसिस। देखो, अगर तो आपको सिर्फ और सिर्फ किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास चाहिए तो आप करोगे कोई ना कोई ऐसी टेक्निक का चूज जो कि सॉफ्ट आयोनाइजेशन हो, यानी कि वहां पे आपका मॉलिक्यूल टूटे ना। सही, मैं सपोज करता हूं ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, ये वाला। मैं इसमें मॉलिक्यूलर मास को मालूम करना चाहता हूँ। अब मॉलिक्यूलर मास को मालूम करने के लिए मुझे इसको आयंस में तब्दील करना पड़ेगा। तो आयंस में तब्दील करने के लिए सिर्फ इसमें से पूरे मॉलिक्यूल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। इस पूरे मॉलिक्यूल में से सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। अगर मैं हार्ड आयोनाइजेशन टेक्निक यूज करता हूँ तो इसके फ्रैगमेंट हो जाएंगे। एक फ्रैगमेंट ये, एक फ्रैगमेंट ये, एक फ्रैगमेंट ये, यानी इसके फ्रैगमेंट्स जब हो जाएंगे तो आप इसका ओवरऑल मास मालूम नहीं कर सकते। ओवरऑल मास मालूम नहीं कर सकते। अगर आपको इसका ओवरऑल मास चाहिए तो आप सॉफ्ट आयोनाइजेशन टेक्निक यूज करो जिसमें इसकी फ्रेगमेंटेशन नहीं होगी। अगर आप इसके फ्रेगमेंटेशन यानी कि इसकी स्ट्रक्चर इलुसिडेशन, यानी इसकी स्ट्रक्चर है किस तरह की मॉलिक्यूल की, इस चीज़ को मालूम करना चाहते हैं तो फिर आप हार्ड आयोनाइजेशन टेक्निक यूज़ करोगे। हार्ड आयोनाइजेशन टेक्निक क्या है, सॉफ्ट आयोनाइजेशन टेक्निक है, ये भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो यानी कि ये डिपेंड कर रही होती है दो चीज़ों पे। नेचर ऑफ सैंपल, आपके पास सैंपल है किस तरह का। सेकंड नंबर पे टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फ्रॉम एनालिसिस, क्या आप एनालिसिस कर रहे हो, इससे आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल चाहिए या फिर आपको मॉलिक्यूलर मास चाहिए। सही है, तो ये हमारे पास दो चीज़ों के बेस पे हम कौन सी आयोनाइजेशन टेक्निक यूज़ करेंगे उसका इंतखाब कर रहे होते हैं। तो आज जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है ये है इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयोनाइजेशन। हेडिंग दे दो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन, ये हमारे पास टेक्निक है जिसको आज हमने डिस्कस करना है। तो इसको थोड़ा सा बेसिक लेवल से लेके चलेंगे, फिर ऐसा 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 किस तरह काम करती है, किस तरह आयोनाइजेशन हो रही होती है इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयोनाइजेशन में। तो सबसे पहली बात, इसके चंद एक और नाम भी हैं तो उसके बारे में याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट या इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन फॉर्मली नोन एज, इसको ये भी कह रहे होते हैं फॉर्मली नॉन एज इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट, इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट एंड इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट आयोनाइजेशन, एंड इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट आयोनाइजेशन। लो, ये मुख्तलिफ हमारे पास एक ही टेक्निक के मुख्तलिफ नाम है। इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन कर लो, इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयोनाइजेशन कर लो, इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट आयोनाइजेशन कर लो। ये तीनों नाम एक ही चीज़ के हैं। इसके बाद एक चीज़ याद रखिएगा, ये हमारे पास आयोनाइजेशन मेथड में सबसे ओल्डेस्ट आयोनाइजेशन मेथड है। दिस इज द ओल्डेस्ट, ये सबसे ओल्डेस्ट आयोनाइजेशन मेथड है। ओल्डेस्ट ऑफ ऑल द आयोनाइजेशन मेथड, ऑफ ऑल द आयोनाइजेशन मेथड, आयोनाइजेशन
मेथड, जितने भी आयोनाइजेशन मेथड हैं सबसे ओल्डेस्ट यही है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आपने याद रखना है, इसको डिवेल्प करने वाले साइंसदान का नाम था डिवेल्प्ड बाय डेम्स्टर, DEMPSTER। डेम्स्टर ने इसको डेवलप किया। कब डेवलप किया? इन 1918, 1918 में डेम्स्टर नामी साइंसदान था जिसने इस टेक्निक को डेवलप किया। सही है। तो इसके बाद ये मोस्टली ये वाली चीज़ यूज़ की जाती है, ये वाली टेक्निक, इट इज़ मोस्टली यूज फॉर सैंपल्स, उन सैंपल्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, सैंपल्स विच आर थर्मली स्टेबल, जो कि थर्मली स्टेबल होते हैं, विच आर थर्मली स्टेबल, जो थर्मली पहले नंबर पर स्टेबल हो और सेकंड नंबर पर लो मॉलिक्यूलर वेट हो, एंड हैव लो मॉलिक्यूलर वेट, और इनका मॉलिक्यूलर वेट कम होना चाहिए। ये उन कंपाउंड के लिए हम यूजुअली इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सही है। और इस टेक्निक को हम अमूमन अप्लाई कर रहे होते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी के साथ। सही। इट इज़ वाइडली यूज टेक्निक व्हेन कपल्ड टू GC, इट इज़ वाइडली यूज्ड टेक्निक, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली टेक्निक है। व्हेन कपल्ड विद, जब इसको जोड़ा जाता है, व्हेन COUPLED, कपल्ड विद गैस क्रोमेटोग्राफी, जब इसको गैस क्रोमेटोग्राफी के साथ जोड़ा जाता है, ये मोस्टली यूज टेक्निक है। सही है। ये चंद एक पॉइंट्स याद रखिएगा। अब यहाँ पे बात करेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयोनाइजेशन में जो इंस्ट्रूमेंट, इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, किस तरह आयोनाइजेशन होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज़रा गौर कीजिएगा। हमारे पास सबसे पहली चीज़ ये, क्योंकि हमारे पास मैस स्पेक्ट्रोमीटर के ही अंदर ये इंस्ट्रूमेंट फिक्स होता है, तो ये कुछ इस तरीके का होगा। ये इसके बाहर वाली वॉल होगी, और इसके बाद यहाँ पे छोटी सी इनलेट होती है जहाँ से सैंपल को इंट्रोड्यूस करना होता है। यहाँ से क्या करना है आपने? सैंपल को इंट्रोड्यूस करवाना होता है। बस इसको समझ लीजिएगा, मेनली चीज़ बात है समझने की। अगर बात समझ आ गई तो समझ जाइएगा। देखो यहाँ पे ना हमने एक कैथोड लगा रखा होता है। कैथोड मतलब इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे मैंने एक एनोड लगा रखा है। यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है? एक एनोड लगा रखा है। इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। इसको मैंने क्या किया जी? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, और इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हाई वोल्टेज अप्लाई करता हूँ। हाई वोल्टेज अप्लाई करने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स की बीम पैदा होती है, जो कि मूव करती है कैथोड से एनोड की तरफ। सही। ये हमारे पास क्या है? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या हमारे पास? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन की बीम है। सही। यहाँ पे शायद नज़र नहीं आ रहा, तो मैं थोड़ा सा ऊपर करके लिख देता हूँ थोड़ा सा। ये हमारे पास क्या है? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन की बीम है, जबकि ये वाला क्या है? हमारे पास कैथोड है। और इसको इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयोनाइजेशन इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को यूज़ किया जाता है आयोनाइजेशन करवाने के लिए। किसको यूज़ किया जाता है? इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ कर रहे होते हैं फॉर आयोनाइजेशन। और इसके बाद ना यहाँ पे दो प्लेटें लगी होती हैं। यहाँ पे एक प्लेट यहाँ पे लगी होती है, और एक प्लेट यहाँ पे लगी होगी। और इसको ना हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा होता है, दोनों प्लेटों को, इसको भी और इसको भी। इसको हम नाम दे रहे होते हैं रिपेलर प्लेट्स। क्या नाम दे रहे होते हैं? रिपेलर प्लेट्स। कि इसको हम यूज़ करते हैं रिपेल करने के लिए। देखिए नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है रिपेलर प्लेट्स। रिपेल करने के लिए, धकेलने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। आप पॉजिटिव चार्ज से किस तरह रिपेल कर रहे होते हैं ये हम आगे जाके देख लेंगे। इसके बाद हमने आगे कुछ और प्लेट्स लगाई होती हैं यहाँ पे, और इनको ना हमने नेगेटिव पोटेंशियल दिया होता है। क्या दिया होता है? इनको नेगेटिव पोटेंशियल दिया होता है, और जिस तरह ये बाहर की तरफ जाता है इनका नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ता जाता है। बस सपोज करते हैं यहाँ पे -1 वाला नेगेटिव पोटेंशियल, यहाँ 2 -
इसके ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल होगा, यानी जिस तरह बाहर की तरफ जाएंगे नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। अब आपने गैस को इंटर करना होता है यहाँ से आप गैस को इसके अंदर इंटर करोगे। तो ये क्या हमारे पास इनलेट फॉर गैस, इनलेट फॉर गैस, गैस को आपने यहाँ से इंटर करना है। जब गैस के मॉलिक्यूल यहाँ से जाते जाते यहाँ तक आते हैं ना, आने के बाद यहाँ पे आयोनाइज होते हैं। यहाँ पे क्या हो रहे हैं, आयोनाइज हो रहे थे। और किस तरह आयोनाइज होते हैं जरा गौर कीजिए। मैं सपोज करता हूँ यहाँ से गैस का मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, सही। मैं यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल लूँगा, बात है मेन समझने की कि क्या काम हो रहा है यहाँ पे, सही। मैं यहाँ से एक सिंपल सा मॉलिक्यूल ले लेता हूँ गैस का, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये मेरे पास एक गैस का मॉलिक्यूल है। अब इस तरह, अब इस गैस के मॉलिक्यूल में दरमियान में न्यूक्लियस, बाहर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मैं सपोज करता हूँ ये नियोन गैस है, ये क्या हमारे पास नियोन गैस का मॉलिक्यूल है। अब होता ये है कि ऊपर से जैसे ही आके इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ मूव करते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन जब इसके साथ टकराएंगे, टकराने के बाद ये वाला इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल आता है, इसका जो ऊपर से टकराया, और जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है इसको भी बाहर निकाल देता है, सही है। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स की होती है 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन, इसकी एनर्जी होगी 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और याद रखिएगा मैक्सिमम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, उसको आयोनाइज करवाने के लिए, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी काफी है। कितने? सिर्फ और सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी काफी है। लेकिन बाकी 60 कहां पे जाती है? बाकी 60 इस मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर दी जाती है, इसकी एनर्जी थोड़ी सी हाई हो जाती है। भैया सिंपल सी बात याद रखिएगा, यानी 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊपर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इनको प्रोवाइड की जाती है। जैसे ये आके गैस के मॉलिक्यूल के साथ टकराते हैं, टकराने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन गैस के मॉलिक्यूल को भी निकाल देते हैं, खुद भी बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से गैस के मॉलिक्यूल के ऊपर, इसको मैं अगर यहाँ पे दोबारा फिर ड्रा करूँ तो ये गैस के मॉलिक्यूल के ऊपर अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सही। और बाज दफा ये जो इलेक्ट्रॉन इंपैक्ट आयोनाइजेशन है, इसके इर्द गिर्द हमने मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई की होती है। अब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने का फंक्शन ये होता है कि जो आपका आयन यहाँ पे आया ना, मॉलिक्यूल वगैरह, उसको इस तरह एक सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर देती है, सही है। किस पाथ पे? साइक्लिक पाथ कह लो, या सर्कुलर पाथ कह लो, या हेलिकल पाथ कह लो। यानी अगर वीक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई करते हो तो आपका आयंस यहाँ पे हेलिकल पाथ में मूव करना शुरू कर देता है। अब इसका फायदा क्या हो? देखो, जब यहाँ पे ज्यादा देर तक इस तरह मूव करता करता फिर आगे जाएगा तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि ऊपर से इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल को टकरा जाए, अगर नहीं तो आपका सीधा यहाँ से बाहर निकल जाएगा। और इस वक्त जरूरी नहीं, ये भी याद रखिएगा, जरूरी नहीं होता कि जितने भी मॉलिक्यूल गैस के यहाँ से गुजर रहे हैं सारे के सारे आयोनाइज हो जाए। इट्स नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है। हाँ, कुछ हो जाते हैं। कितने होते हैं? तकरीबन 1% तक होते हैं, सिर्फ 1%। बाकी 99% जो होते हैं वो वैसे के वैसे यहां से गुजर जाते हैं। अब नंबर ऑफ आयोनाइजेशन को बढ़ाने के लिए हम वीक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। वीक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद आपका जो मॉलिक्यूल यहाँ से जो आयन्स आ रहे हैं या एटम्स आ रहे हैं, तो वो यहाँ पे हेलिकल पाथ में मूव करते हैं। जब हेलिकल पाथ में मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के मॉलिक्यूल के साथ टकराने के मैक्सिमम चांसेस हो जाते हैं। जब मैक्सिमम चांसेस होंगे तो वो चीज़ मैक्सिमम चांसेस होते हैं वो आयोनाइज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब टकराएगा तो वो चीज़ आयंस में तब्दील हो जाएगी। सही, ये था जी हमारे पास। जब ये आयंस में बदलती है तो यहाँ मैं सपोज करता हूँ ये वाली चीज़ हमारे पास आयंस आ रहे हैं, इनके ऊपर प्लस चार्ज है। अब क्या होता है कि पीछे से रिपेलर प्लेट, या यहाँ पे सपोज करता हूँ आयन बन रहे हैं, यहाँ पे आयंस बन रहे हैं। अब रिपेलर प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इन आयंस के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज है। याद रखिएगा यहाँ पे जो मैक्सिमम आयंस बनते हैं वो कैटायन होते हैं, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब यहाँ से ये वाले रिपेलर प्लेट इसको धक्का लगाएगी, धक्का लगाने के बाद इसको यहाँ से आगे की तरफ मूव कर देगी। अब देखो ये पीछे से धक्का लगा रही है, आगे से खींच रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी स्पीड आगे की तरफ बढ़ जाती है और ये यहाँ से आगे की तरफ निकल जाते हैं। और इसकी एक्सेलरेशन, इसको एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रोड्स भी कह रहे होते हैं। क्या नाम दे रहे होते हैं? एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रोड्स का नाम भी दे रहे होते हैं। तो बच्चे अभी हमने यही बातें लिखनी है। तो यहाँ पर हेडिंग आ जाएगी कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन कि हमारे पास आयोनाइजेशन टेक्निक में इलेक्ट्रॉन इंपैक्ट आयोनाइजेशन की कंस्ट्रक्शन किस तरह की है। तो अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो इसमें चंद एक चीज़ें कंसिस्ट कर रहा है। पहले नंबर पे
इट इज कंसिस्ट ऑफ, पहले नंबर पे हमारे पास इसमें कौन सी चीज़ है, एक कैथोड है और एनोड है। कैथोड इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करने के लिए कैथोड इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद रिपेलर प्लेट है, रिपेलर प्लेट्स। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ आती है वह है हमारे पास बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जो कि पैदा हो रही है। और इसके अलावा एक एनोड भी है, ऊपर कैथोड है, नीचे क्या है, एनोड। एनोड के अलावा हमने वीक मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई कर रखी है यहाँ पे, वीक मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ वीक मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई कर रखी है। तो ये चंद एक पार्ट्स के हमने नाम लिख लिए हैं कंस्ट्रक्शन में। अब इसके बाद मेन चीज़ है वर्किंग। क्या चीज़ है, वर्किंग। अगर मैं यहाँ पे वर्किंग की बात करूँ ना, तो जो चीज़ें मैंने यहाँ पे बात की है वो सारी की सारी आप गैसियस सैंपल को इन करते हो इसमें, जिसके बाद 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दी जाती है। वो ऊपर से आगे टकराते हैं गैस के मॉलिक्यूल के साथ और उसमें से भी इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, जिसकी वजह से वो आयन्स में तब्दील हो जाता है। रिपेलर प्लेट उसको आगे की तरफ धकेलती है और ये आगे की तरफ एक्सेलरेट हो जाता है। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयोनाइजेशन है। सही है, तो इसी यही सारी की सारी बातें हमने यहाँ पे लिखनी है। सो स्टार्ट करते हैं। द गैसियस सैंपल, द गैसियस sample is enter into the chamber। हमने सबसे पहले गैसियस सैंपल को चैम्बर के अंदर इंटर करना है। द इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन हैविंग, जो रखते हैं, हैविंग 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी इनकी। इज स्ट्राइक्ड ऑन द गैसियस मॉलिक्यूल एंड नॉक आउट इलेक्ट्रॉन्स। और इसके बाद इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट कर देगा, नॉक आउट इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे क्या करेगा, नॉक आउट कर देगा, बाहर निकाल देगा इलेक्ट्रॉन्स को। सही है, तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे द आयन, द गैसियस मॉलिक्यूल चेंज इनटू आयन। जो गैसियस मॉलिक्यूल है ना, इज चेंज्ड इनटू आयन, चेंज्ड इनटू आयन। ये गैसियस मॉलिक्यूल आयन में बदल जाएगा। इसके बाद क्या होता है, द रिपेलर प्लेट रिपेल द आयन इनटू द एनालाइजर। आगे हमारे पास मैस एनालाइजर लगा होता है, नेक्स्ट जो कंपोनेंट होता है। सही है, द रिपेलर प्लेट, या पहले ये भी लिख लो थोड़ी सी, अ वीक मैग्नेटिक फील्ड इज यूज्ड टू मूव द मॉलिक्यूल ऑफ गैस इन अ हेलिकल पाथ। द वीक, या अवीक कर लो, द की जगह अवीक मैग्नेटिक फील्ड is applied to, एक बिल्कुल कमजोर सी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे होते हैं यहाँ पे, इज अप्लाइड टू मूव द गैसियस molecules in helical path, gaseous molecule in helical path। इससे होता क्या है कि मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपका इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल के साथ टकरा जाए। सही, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है, द रिपेलर प्लेट, जो रिपेलर प्लेट लगी हुई है, रिपेलर प्लेट रिपेल द आयन, ये धक्का दे देगी, रिपेल कर देगी, रिपेल द आयंस टूवर्ड, किसकी तरफ देगी धक्का, टूवर्ड मैस एनालाइजर। इसके आगे जो लगा था वो मैस एनालाइजर होता है, टूवर्ड मैस एनालाइजर।
मैस एनालाइजर की तरफ धक्का दे देती है। सही है। अब यहाँ पे एक और चीज़ जो आपने याद रखनी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यह है इट इज़ अ हार्ड टेक्निक, इट इज़ अ हार्ड आयोनाइजेशन टेक्निक, हार्ड आयोनाइजेशन टेक्निक, TECHNIQUE, ये हमारे पास हार्ड आयोनाइजेशन टेक्निक है। हार्ड आयोनाइजेशन टेक्निक का मतलब क्या है कि इसमें आपके जो मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होंगे, सही है, वो लंबी लंबी चेनें होंगी, वो टूट के छोटी छोटी चेनों में तब्दील कर देगा। मतलब यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन होती है। हार्ड आयोनाइजेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन ऑफ आयन होगी। क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, यहाँ पे मॉलिक्यूल की फ्रेगमेंटेशन हो रही होती है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हार्ड आयोनाइजेशन टेक्निक। तो ये था जी हमारे पास आयन सोर्स में सबसे पहला किस तरीके कार से आयोनाइजेशन की जा सकती है, इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयोनाइजेशन। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। इसका स्क्रीनशॉट लाजमन ले लीजिएगा। यही हमारे पास आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।